सबसे पहले जयपुर की बात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। मंत्रिमंडल ने अशांत क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों और किराएदारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रीमाइसेस इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है, जिसे आने वाले विधानसभा सेशन में पेश किया जाएगा। साथ ही राज्य की एरोस्पेस और डिफेंस नीति 2026 और पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 को स्वीकृति दी है, जिससे निवेश, रोजगार और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रिमंडल ने बीकानेर और जैसलमेर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन, आरपीएससी और सिविल सेवा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी है। साथ ही 23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविर और बसंत पंचमी पर सभी सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान के नौजवानों को एक उनके लायक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने के लिए एक और कदम राजस्थान सरकार ने आज लिया है। राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2026 को लागू करा है। आप जानते हैं कि देश के अंदर डिफेंस का बजट बढ़ रहा है, तकरीबन 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है, और उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि रक्षा में आत्मनिर्भरता कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि अनिवार्यता है, मैंडेटरी है। नेशनल सिक्योरिटी भी हो, आर्थिक प्रगति भी हो और हाई स्किल जॉब भी भारतीयों को मिले, राजस्थानियों को मिले। राजस्थान के अंदर रक्षा को ध्यान में रखते हुए वैसे भी बहुत सी ऐसी ताकतें हैं हमारे पास, जैसे साउथ वेस्टर्न कमांड यहाँ पर है, डीआरडीओ का डिफेंस लैब राजस्थान के अंदर है, जोधपुर के अंदर देश की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज महाजन, जहां टेस्टिंग होते हैं अलग अलग हथियारों की, वो भी राजस्थान के अंदर है। लैंड भी है, लॉजिस्टिक्स भी है, कनेक्टिविटी भी है और युवा भी है। अब उसको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी लागू की गई है। इसके अंदर हाई स्किल यूथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहां पर मिलेगी। हवाई जहाजों का बनना, उसके ऊपर उसके इंजीनियरिंग डिजाइन्स की तैयारी करना, एवियोनिक्स की तैयारी करना, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम होना, टेक्नीशियंस, कोडर्स, डिजाइनर्स, इन सब की जरूरत राजस्थान में पड़ेगी। इसमें आईटीआई और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसमें कर सकते हैं। राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ए टेनेंट्स फ्रॉम प्रीमाइसेस इन द डिस्टर्ब एरिया बिल 2026। इस बिल में सरकार को ये अधिकार होगा कि अगर किसी एरिया में दंगे, भीड़, हिंसा, तस्मे कारणों से लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही है अथवा जनसंख्या असंतुलन को प्रभावित करने वाला इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग होने पर उस क्षेत्र को विशेष डिस्टर्ब एरिया, अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। पर्टिकुलर एरिया हो सकता है, पर्टिकुलर वार्ड हो सकता है, और उसके लिए बेसिक बात यह है कि वहां दंगे, भीड़ द्वारा अशांत और लोक व्यवस्था को प्रभावित करने अथवा जनसंख्या असंतुलन होने से प्रभावित होने वाले इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग पर सरकार इस संबंध में डिस्टर्ब एरिया, अशांत क्षेत्र घोषित कर सकेगी। एक बार अशांत क्षेत्र घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र में कोई भी प्रॉपर्टी हस्तांतरण, ट्रांसफर को नल एंड वॉइड माना जाएगा, और उसमें अगर कोई ट्रांसफर करना चाहता है तो सक्षम अधिकारी, जो नियमों में सक्षम अधिकारी डिक्लेयर होगा, सामान्यतः डीएम होता है, सामान्यतः उसकी पूर्ण अनुमति से, उसकी परमिशन से संपत्ति का हस्तांतरण भी हो सकेगा। अगर हस्तांतरण का कोई व्यक्ति ऐसी अनुमति प्राप्त करना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया 23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जाएंगे, उसकी चर्चा की गई। ग्राम उत्थान शिविर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी शक्ति GYN के कल्याण के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए ग्राम राजस्थान
ग्लोबल राजस्थान एग्रो टेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। उसके तहत किसान और पशुपालकों की सहभागिता रहे, उसके क्रम में शिविर आयोजित किए जाएंगे प्रत्येक गिरदावर सर्किल में 23 तारीख से। और उसमें शिविर आयोजित किए जाए उससे पहले 22 जनवरी को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, ताकि इसमें उत्थान शिविर में होने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। ये शिविर 2 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। प्रथम चरण बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर 23 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, फिर 24, 25 और 31 जनवरी को, और दूसरा चरण 1 फरवरी एवं 5 से 9 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। प्रातः 10 से 7 शाम को 5 बजे तक प्रदेश में 10 दिन 2839 शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों में किसान एवं पशुपालकों के लिए तारबंदी, पाइपलाइन, फॉर्म पॉन्ड, बेलों से खेती योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशियां, सॉइल हेल्थ कार्ड, ड्रिप, मैनिकेट वितरण, प्लास्टिक, सौर ऊर्जा। और आप सिरोही की बात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल यानी कि 22 जनवरी को सिरोही दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिले में व्यापक तैयारियां की जा रही है। मंत्री ओठाराम निवासी, कार्यक्रम प्रभारी बाली, विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत, संगठन प्रभारी हरिराम रेणवा, बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए हैं। संगठन की तरफ से जिले के हर गांव से लोगों को बसों के माध्यम से कार्यक्रम स्थल तक लाने की पूरी व्यवस्था भी की है। अरविंद पैवेलियन में विशाल पंडाल और भव्य स्टेज भी तैयार किया जा रहा है। तो वहीं हवाई पट्टी पर साफ सफाई, बैरिकेटिंग, विश्राम भवन का रंग रोगन और 2 अस्थायी सेफ हाउस बनाए हैं। प्रशासन की तरफ से संभाग आयुक्त, आईजी, कलेक्टर और एसपी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लेकर के आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे सिरोही जिले के वो विकास के पुरुष है, उन्होंने 2 साल के अंदर 1500 करोड़ रुपए मेरे एक विधानसभा में दिए। तो मेरे सिरोही जिले को तो बहुत बड़ी सौगात दी है उन्होंने। पहले भी मैं समझता हूं कि जब मेडिकल कॉलेज आई, आज हमारे लिए एग्रीकल्चर कॉलेज आई, और अब वेटरनरी कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में यहाँ विकास के लिए जो काम हुए हैं वे हमारे लिए बहुत ही अनुकरणीय हुए हैं। और हमारे राजस्थान के विकास पुरुष के नाम से कहूँ तो मुझे अतिशुत्य है कि जिस तरह से उनके विकास के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं हमारे सिरोही जिले में, और मेरी सिरोही की जनता के भाग्य है कि 22 तारीख को हमारे विशेष तौर से मुख्यमंत्री जी हमारे सिरोही जिले के दौरे पर आ रहे हैं। तो हमारी सिरोही की जनता के लिए और भी कई तरह की जो सौगातें मिलने वाली हैं, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौगात है। बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी सिरोही के दौरे पर पधार रहे हैं। और हमारे प्रत्येक कार्यक्रम बड़ा हर्ष का विषय है कि हमने प्रत्येक मंडल में हमें व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था की है, और हमारे प्रत्येक मंडल की प्रभारी बनाए हुए हैं। और बड़ी संख्या में और आम नागरिक, सिरोही की देवतुल्य जनता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बड़ी हजारों की संख्या में यहाँ सिरोही की अरविंद पहल में पहुँच रहे हैं। और आने जाने के लिए हमने साधन भी व्यवस्था की है। बिल्कुल, पिछले 4-5 दिनों से संगठन के सभी पदाधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह का, उल्लास का माहौल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी देवनगरी सिरोही में पधार रहे हैं। और उनके द्वारा जो विभिन्न सौगातें किसान सम्मान निधि के रूप में, या डेयरी उत्पादन वाले जो हमारे लाभार्थी हैं उनके लिए हमारी गैस सब्सिडी के रूप में जो विभिन्न उनके द्वारा जो राशि का हस्तांतरण उनके खातों में किया जा रहा है, उसको लेकर भी बहुत उत्साह का माहौल है। यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय भजनलाल जी कल सिरोही दौरे पर आ रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से, सिरोही की जनता की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। तैयारियों का जहां तक प्रश्न है, गाँव में कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है, बसें कम पड़ रही हैं, हम कार्यकर्ताओं को पहुंचने की व्यवस्था दे पाने में हमें असमर्थता जैसी स्थिति खड़ी है। ये मैंने संगठन की दृष्टि से पहली बार देखा है जब ग्रामीण। और अब बात दौसा की। कैबिनेट मंत्री यानी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज दौसा जिले के कालवन और चांदेरा गांव पहुंचे। कालवन गांव में उन्होंने कन्हैया दंगल में भाग लिया, तो वहीं चांदेरा गांव में आयोजित सुड्डा दंगल में भी शिरकत की। चांदेरा पहुंचने पर ग्रामीणों ने मंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान महिलाएं और पुरुष
पलक पावड़े बिछा करके मंत्री की अगवानी करते हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम में सिकराय विधायक विक्रम बंसीवाल सहित कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने ग्रामीणों को नैतिकता का महत्व बताया और कहा कि वर्तमान समय में सामाजिक मूल्य कमजोर हो रहे हैं, जिन्हें मजबूत करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सिकराय और चांदेरा के लोगों ने हमेशा उन पर विश्वास किया है, इसलिए चांदेरा का विकास प्राथमिकता से कराया जाएगा। इस दौरान विधायक विक्रम बंशीवाल से भी विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का आश्वासन भी दिलाया है। राज में मैं ओएमआर सीट लेके गया था, कई ओएमआर सीट खाली है जिनमें नंबर दे रखे, कई ओएमआर सीटी में जो सीट के जवाब हैं वो संतुष्टपूर्ण नहीं, फिर भी नंबर दे रखे। कई ओएमआर सीट ऐसी जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा गया है, उसको नंबर मिलना चाहिए, उसको नंबर नहीं दिया। तो ये बड़ा घोटाला है, विशेषकर आरएस का है और मैंने उस समय मांग की थी कि इसकी जांच होनी चाहिए। लक्ष्मणगढ़ के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को नवनियुक्त शारीरिक शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा निर्देशक राजस्थान के नाम एक ज्ञापन सौंपकर शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 में नवनियुक्त शिक्षकों को स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण करने की मांग की है। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के नेतृत्व में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विद्याधर शर्मा को ज्ञापन सौंपकर बताया कि नवनियुक्त शिक्षकों को अभी तक ना तो स्थायीकरण किया है और ना ही वेतन नियमितीकरण किया गया, जिसको लेकर शिक्षकों ने कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी नवनियुक्त शिक्षक वहां पर मौजूद रहे। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2022-23 में जो भर्ती निकाली थी, उस भर्ती में नियुक्त शारीरिक शिक्षक हैं, उनको दस्तावेज जांच अलग अलग स्तर पर 5 चरणों में जांच हो चुकी है। उसके बावजूद ही उनका ना तो स्थायीकरण किया जा रहा है और ना ही वेतन नियमितीकरण किया जा रहा है। और इस संबंध में हम पहले भी जिला शिक्षा अधिकारी से निवेदन कर चुके हैं कि आपको जिस स्तर पर भी जांच करवानी है आप जांच करवाइए, लेकिन ये जो शारीरिक शिक्षकों की पीड़ा है इनको आप मुक्त कीजिए। जो भी शिक्षक आप मानते हो कि भाई ये शारीरिक शिक्षक हैं और इनमें से जो पात्र हैं उनको कम से कम है वो आप। और आप सवाई माधोपुर से बड़ी खबर, डूंगरी बांध के विरोध में किसानों का आंदोलन उस वक्त उग्र हुआ जब अजनौटी नहर के पास चल रही किसान सभा के दौरान कुछ ट्रैक्टर चालक तय कार्यक्रम के तहत ट्रैक्टर मार्च निकालने सड़क पर उतर आए। इस दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर को रोकने के लिए सड़क पर डंपर लगाए, जिससे हालात तनावपूर्ण हुए। आक्रोशित किसानों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिस वाहनों और राहगीरों के वाहनों को हल्का नुकसान पहुंचा। हालात बिगड़ते देख पुलिस बल जनसभा स्थल से करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गए, जबकि किसान सभा जारी रही। बाद में एसडीएम सवाई माधोपुर ने किसानों का आश्वासन दिया। डूंगरी बांध संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पथराव की घटना में किसी पर मुकदमा दर्ज नहीं करने और हिरासत में लिए गए युवक को छोड़ने के बाद में प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। किसानों ने साफ किया कि डूंगरी बांध रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किसानों का गुस्सा किस कदर फूट पड़ता है। एक गाड़ी के शीशे तक यहां पर टूटे हुए मिलते हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किसानों के रौद्र रूप की। राहगीरों और पुलिस वाहनों में हल्की तोड़फोड़ होती है और यहां पर पुलिस जाब्ता तैनात है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किसानों का उग्र प्रदर्शन सवाई माधोपुर के अंतर्गत देखने को मिलता है। तमाम किसान यहाँ पर इकट्ठे हैं। यहाँ के जो ट्रैक्टरों का लेके और इनसे जो प्रशासन से थी वो बात भी हो गई थी जी, ये ट्रैक्टर इस ग्राउंड पे रुकेंगे और यहाँ पर ही जो है प्रशासन के प्रतिनिधि आके और यहाँ पर ज्ञापन जाएंगे। तो यहाँ कुछ 2-4 उपद्रवी थे जो होते हैं इस तरह के, हमारी हमारे कांस्टेबल के भी तो कुछ माहौल सा हो गया था, लेकिन शांति समिति की जो इनकी कमेटी थी उन्होंने और हमने आपस में वार्ता करके जो आश्वासन दिया है कि जो ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को वो हम हमारे उच्च अधिकारियों के पास पहुँचा। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम शांतिपूर्वक सभी निकल गए। अभी तो कोई निर्णय ऐसा तो है नहीं हमारे सामने, तो इन्होंने बताया नहीं। जो ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में 5 दिन बाद में ये कह रहे हैं कि हमारी कमेटी के साथ उच्च अधिकारियों से एक बार हमारी पुनः जो है मीटिंग हो जाए। तो डूंगरी बांध के विरोध में किसान का प्रदर्शन चल रहा है।
और ज्यादा जानकारी के लिए लोकेश टटवाल हमारे साथ में सवाई माधोपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, जो तस्वीरें देखी उग्र प्रदर्शन की, कुछ गाड़ियों के शीशे भी यहाँ पर किसानों ने तोड़ डाले हैं, आखिरकार इतना गुस्सा, इतना विरोध किस बात पर है? देखिए नूपुर, इस पूरे मामले की जानकारी दूं तो ये आज जहां पर पूर्व में तयशुदा एक मीटिंग में ये तय किया गया था 21 तारीख को आज के दिन यहाँ किसानों के द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकालना था, जो कि बजरिया कलेक्ट्रेट तक पहुंचना था। लेकिन वहां पर उससे पहले अजनोटी के पास नहर है, वहां पर जो मीना संस्थान धर्मशाला की स्थान है, वहां पर एक मीटिंग चली, जनसभा हो रही थी। जनसभा के दौरान वहां पर सभी वक्ता अपने अपने बातें रख रहे थे, वहां उद्बोधन दिए जा रहे थे। उसी दौरान अचानक वहां पर मीटिंग के दौरान उस जो संघर्ष समिति के लोगों, उनमें से ही कुछ लोगों की आवाज थी कि भाषणों में क्या रखा है, सीधे मार्च करो। इसी बात को लेकर कुछ किसान थे अपने ट्रैक्टर लेके सड़क की तरफ दौड़ पड़े और सवाई माधोपुर की तरफ कूच करने लगे। इसी दौरान कुछ लोग तो वहां बैठे, मौके पर बैठे रहे, वहीं किसानों ने कूच किया तो वहां पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया और जो डंपर लगा दिए गए। उसी विरोध को लेके पुलिस और जो किसान थे आमने सामने हो गए और इसी दौरान पथराव की स्थिति हो गई। वहां कुछ पुलिस के वाहन, उनके शीशे टूटे हैं, कुछ पुलिस कर्मियों की भी चोट आई है हालांकि, लेकिन स्थिति मौके पर संभाल ली गई एकाएक। लेकिन यहाँ जो एक दूसरे पर पथराव की स्थिति बहुत भयावह हो सकती थी, वहां पर किसान आंदोलन की संघर्ष समिति लोकेश, जैसा कि आपने बताया कि अभी हालात को कंट्रोल में किया है, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें, जो बातें आपने कही कि यहाँ पर बात नहीं, सीधा मार्च निकाला जाता है, आखिरकार इन किसानों की मांगे क्या कुछ है? देखो, पिछले विगत 8 माह से एक मांग चली आ रही है, डूंगरी बांध ERCP के तहत बनाए जाने वाला डूंगरी बांध है, उसको रद्द करें। और जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र, उनमें लंबे समय से आक्रोश है, तो उसी बात को लेकर इसका इस बांध की जो योजना है इसको निरस्त कर और किसानों की मांग को पूरा करने की बात है, लंबे अरसे से चले। उसी संदर्भ में ये आज जनसभा हो रही थी और इसी के तहत ये मार्च निकाला जा रहा था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो अपडेट यही है कि अभी फिलहाल हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है। और अब बात करौली की। अमीनुद्दीन खान के भवन पर की जा रही कार्रवाई के विरोध में बुधवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दोपहर करीब 2 बजे सौंपे गए ज्ञापन में समाज के लोगों ने आरोप लगाए कि अमीनुद्दीन खान के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व सभापति के बेटे अमीनुद्दीन खान को पहले सट्टे के मामले में गिरफ्तार किया और इसके बाद में करौली दंगे के मामले में उन्हें अचानक मास्टरमाइंड घोषित किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि अमीनुद्दीन खान वास्तव में दंगों का मास्टरमाइंड था तो उस समय नोटिस क्यों नहीं दिया गया और 2 साल बाद कार्रवाई क्यों की जा रही है। मामला है जो चेयरमैन की बिल्डिंग नाजायज तोड़ी जा रही है, एक ही इंसान की रिपोर्ट के आधार पर तोड़ी जा रही है और कोई भी करौली में बताओ, कोई भी शिकायत करिए। चलो ठीक है, अब गैर कानूनी कलेक्टर साहब कह रहे हैं गैर कानूनी बनी भी थी वो, तो इससे पहले 2 साल तक नहीं बनी भी थी। 2 साल कहाँ गए पूर्व में, एक दिन में तो बनी नहीं वो बिल्डिंग। फिर वो बिल्डिंग बेची तो नगर पालिका ने बेची से, वो जगह पट्टा कटा नगर पालिका ने काटा, वो कोई किसी प्राइवेट आदमी ने बेची नहीं। और वो इससे पहले 4 जगह बेची है, 5 भी जगह है जो अमीनुद्दीन के नाम हुई है, अकेले अमीनुद्दीन के डायरेक्ट नाम नहीं हो गई है। तो वो आज ऐसी वो मंदिर बना दिया। उसमें आरोप ये है कि जो पहले जो मंदिर है ना वो उसको बेचा नहीं हुआ, अब मंदिर बिना बेचे भी उसे तोड़ के निर्माण हुआ है, ये आरोप। अच्छा, मंदिर तोड़ा, आपको पता कितनी फुट जगह बताओ, उसके कागज हमें, कागज दिखाते हमें भाई, ये आपने करते आप क्लियर। फिर ठीक है, उससे पहले 38 जो बिल्डिंग सीज हुई है उसका क्या कारण था? लोज का वो अतिक्रमण किया है, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमने कहा है कि 1-2 दिन में उनको कहा है कि हम देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं, उन चीज़ों को भी देख रहे हैं। उसके बाद 2-3 दिन का टाइम हमें मिल जाएगा, उनकी बातों से हम संतुष्ट हो जाएंगे जो हमारी चर्चा हुई है तो ठीक है। अदरवाइज तो हम 2-3 दिन बाद यहाँ कलेक्टर के सामने धरने का कार्यक्रम रखा है और हमारा मकसद है, इसमें कोई राजनीति नहीं करना है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम। और चलिए बढ़ते हैं आगे। बयाना उपखंड क्षेत्र के गांव मुर्रकी के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी दीपक मित्तल को ज्ञापन सौंपकर एक व्यक्ति पर सार्वजनिक रास्ते पर अवैध अतिक्रमण करने का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि मुर्रकी के पास में स्थित सार्वजनिक रास्ते पर एक व्यक्ति ने अवैध कब्जा करके आवास बना लिया है, जबकि ये रास्ता सालों से ग्रामीणों के आवागमन के लिए प्रयोग में किया जा रहा था। ग्रामीणों ने अवैध कब्जा हटाने
और जांच करके दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। करौली में पूर्व सभापति के बेटे यानी कि अमीनुद्दीन खान के अवैध भवन को तोड़ने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रहती है। नगर परिषद की टीम ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच में परिसर के 3 अवैध हिस्सों को ध्वस्त किया है। तस्वीरें आप देख लीजिए, ताश के पत्तों की तरह ये पूरा अतिक्रमण ध्वस्त किया जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक एसडीएम और कार्यवाहक नगर परिषद आयुक्त की मौजूदगी में नगर परिषद और पुलिस बल ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त निगरानी भी रखी। और अब बात जोधपुर की, जहां पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके स्कूल, मदरसा और छात्रावास संचालित करने के मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द की थी, जबकि जोधपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए ने अब अपनी 1.7725 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा किया। और अब बात अजमेर के किशनगढ़ की। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अजमेर इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा है, गिरफ्तार किया है। मुख्यालय के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में आरोपी ने परिवादी की पत्नी के नाम पुश्तैनी पट्टा बनाने की एवज में 5,500 रुपए की रिश्वत ली, जिसे एसीबी टीम ने मौके से बरामद किया। और अब बात झुंझुनू की वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी कटान और कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मांडासी गांव में संचालित एक अवैध आरा मशीन को सीज किया है। नवलगढ़ रेंजर अमित कुमार सैनी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि सोटवारा सड़क मार्ग पर मांडासा के रहने वाले महेंद्र सिंह के प्लॉट में अवैध रूप से आरा मशीन संचालित की जा रही थी। और अब बात श्री माधोपुर की। जनहित की मांगों को लेकर श्री माधोपुर में जालपाड़ी मोड़ से एसडीएम कार्यालय तक एक विशाल पैदल यात्रा निकाली गई। बीजेपी नेता श्याम चौधरी के नेतृत्व में निकली इस रैली में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। यात्रा का मुख्य उद्देश्य श्री माधोपुर जालपाड़ी मोड़ से अजीतगढ़ तक 4 लेन सड़क निर्माण और श्री माधोपुर मुख्यालय पर उपजिला अस्पताल की स्थापना की मांग को लेकर के प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना रहा। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार स्नेहलता राजौरिया को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ये स्टेट हाईवे अजीतगढ़ से भैरूजी मोड़ तक उसकी मांग कर रहे थे 4 लेन की, क्योंकि हमारे इष्ट देव श्याम बाबा के श्रद्धालुओं की काफ़ी तादाद बढ़ रही है और यातायात का दबाव होने की वजह से आए दिन वहाँ एक्सीडेंट में मौतें हो रही हैं। हमने जब ये मांग उठाई, हमें मुख्यमंत्री जी से मिले और प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले, पीडब्ल्यूडी मंत्री से मिले। उन्होंने हमारी सबकी भावनाओं को समझते हुए और अपने संज्ञान में लेके और हमारी आदि मांग उन्होंने मानी और जालपाली से भैरूजी मोड़ तक उन्होंने 4 लेन की स्वीकृति दी। और अब बात झालावाड़ के झालरापाटन की। सट्टे के विरुद्ध झालरापाटन पुलिस की सफल कार्रवाई का मामला देखने को मिला है, जहां पर झालरापाटन पुलिस ने अवैध कार्यों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पशुपतिनाथ मंदिर के पीछे झालरापाटन पर दबिश देकर सट्टा खेलने वाले 3 आरोपी हरिशंकर, चेतन, नरेंद्र कुमार को संगठित अपराध की धारा 112 बीएनएस में गिरफ्तार करके कब्जे से 6,000 रुपए सट्टा राशि और सट्टा उपकरण, 3 कैलकुलेटर, 10 मोबाइल फोन और सट्टे का हिसाब बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। तो ये तीनों सटोरियों की तस्वीरें आप देख लीजिए। और अब बात बालोतरा के सिंधरी की कर लेते हैं। नगर पालिका ने स्वच्छता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें कचरा संग्रह व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने के उद्देश्य से नगर पालिका द्वारा 4 नई कचरा संग्रह गाड़ियों को शामिल किया है। तो वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जितेंद्र ने हरी झंडी दिखाकर इन गाड़ियों को रवाना किया। इन नई कचरा संग्रह गाड़ियों के संचालन से सिंधरी नगर पालिका क्षेत्र के नागरिकों को गंदगी से राहत मिलेगी और स्वच्छता व्यवस्था भी पुख्ता होगी। और अब श्री गंगानगर से बड़ी खबर। मनरेगा को लेकर बीजेपी की श्री गंगानगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जिला मुख्यालय पर बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मनरेगा को लेकर
भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। केंद्र की सरकार ने मनरेगा का बजट बढ़ाया, कांग्रेस को मनरेगा के नए नाम। वीबीजी रामजी से दिक्कत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष निहाल चंद मेघवाल सहित अन्य बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। तो लगातार राजस्थान की सियासत में मनरेगा और वीबीजी रामजी योजना को लेकर के जंग छिड़ी हुई है। जहां पर बीजेपी ने इस नाम को बदल दिया है, तो इसी को लेकर के प्रेस वार्ता भी आज रखी जाती है। श्री गंगानगर की प्रेस वार्ता की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी समीक्षा करवाई और इस योजना को संशोधित करके जो कमियां थी उनको दूर करके और वीबीजी रामजी ये योजना जो है संशोधित करके नया कानून बना, गारंटी कानून, और उसके अंदर जो भी कमियां थी उनको दूर करने का भरपूर प्रयास किया गया और आने वाले समय में और प्रभावी ढंग से ये योजना लागू हो। जो पैसा देश का कि पहली बार एक युवा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को 45 साल की उम्र जिनकी है, श्रीमान नितिन जी नवीन, उन्हें मैं बधाई देते हुए यही कहना चाहूँगा कि एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में हमें देखने को मिलता है किस तरह से उसे उच्च स्तर पर पद। केकड़ी शहर में आयोजित 14 साल के आयु वर्ग की राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता का भव्य समापन फाइनल मुकाबलों के साथ में हुआ, जिसमें राजस्थान ने दोनों वर्गों में शानदार प्रदर्शन करके खिताब अपने नाम किए। पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए फाइनल मैचों को देखने के लिए हजारों खेल प्रेमी पहुंचे। छात्र वर्ग के फाइनल में राजस्थान ने उड़ीसा को हराया, जबकि छात्रा वर्ग में राजस्थान ने पंजाब को पराजित करके चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। 6 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश के 30 राज्यों की टीमों ने भाग लिया। समापन समारोह में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार प्रदान किए और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना भी की। और जयपुर से खबर, ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पीएम कुसुम योजना में राजस्थान डिस्कॉम को गोल्ड अवार्ड। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने सीएम को भेंट किया सम्मान। अवार्ड मिलने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रसन्नता जताई है। सीएम ने कहा, सरकार का किसानों को सौर ऊर्जा से सस्ती बिजली देने पर जोर रहा है। 2027 तक दिन में बिजली देने के संकल्प को मजबूती मिलेगी। तो पीएम कुसुम योजना में राजस्थान को गोल्ड अवार्ड, और आज हमने वो तस्वीरें भी देखी जब डिस्कॉम चेयरमैन यानी कि आरती डोगरा ने ये सम्मान प्राप्त किया और अवार्ड मिलने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रसन्नता जताई है। साथ में 2027 तक बिजली देने के संकल्प को मजबूती देने का दावा और वादा भी किया है। 2026 चल रहा है और ये वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में आरती डोगरा डिस्कॉम की चेयरमैन और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। यहाँ पर आरती डोगरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलती है और ये अपनी खुशी सेलिब्रेट करती है, जाहिर करती है और साथ ही अवार्ड मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को देते हुए उनके साथ में ये फोटो और ऐसे में एक बड़ा संदेश भी साथ में दिया है। 2027 हमारा लक्ष्य है कि बिजली देने के संकल्प को और ज्यादा मजबूती मिलेगी, तो कहीं ना कहीं किसानों को ज्यादा फायदा देने का दावा इस संकल्प के जरिए ये मजबूती दिखाई देती है। तो आरती डोगरा ने ये खुशी सेलिब्रेट की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में। सेलिब्रेट करने का अंदाज ये सम्मान देकर के जो आरती डोगरा को मिला है, डिस्कॉम की मैनेजर ये हैं और ऐसे में ये सम्मान अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। जब आप ईमानदारी से कोई काम करते हैं तो उस काम की कीमत एक सम्मान के रूप में जब आपको मिलती है तो उससे बड़ी खुशी और हो ही नहीं सकती। और ऐसे में आप अगले लक्ष्य पर ज्यादा फोकस करते हैं और लक्ष्य भी तय किया गया है। 2027 बिजली देने के संकल्प को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 2027 में अब देखना है लक्ष्य कितना पूरा होगा।